के धक्का क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोकतंत्र की उस मशीनरी के अंदर उतर रहे हैं जो रोज हमारी जिंदगी पर असर डालती है, लेकिन जिसके नियम हम अक्सर जानते नहीं। हमारी संसद। हम सब सुनते हैं कि कानून बनते हैं, बजट पास होते हैं, जोरदार बहसें होती हैं, पर ये सब होता कैसे है? कौन से अदृश्य नियम इस पूरे खेल को चलाते हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। हमारे सामने है भारतीय संविधान के वो पन्ने जो संसद की पूरी कार्यप्रणाली की नींव रखते हैं। अनुच्छेद 99 से लेकर 122 तक। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। ये समझना वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है। ये तो शक्ति के संतुलन, जवाबदेही और लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखने वाले सिद्धांत हैं। हमारे स्रोत इस पूरी यात्रा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला, एक सांसद की कुर्सी, उसकी शपथ, उसकी जिम्मेदारियां और वो कौन सी शर्तें हैं जिनसे वो अपनी सीट खो सकता है। अच्छा, आजादी और न्यायपालिका के साथ उसका नाजुक रिश्ता। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंचता है। उसका पहला दिन कैसा होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी रस्म है शपथ। संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत हर सदस्य को सदन में अपनी सीट लेने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। ये सिर्फ एक औपचारिकता तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वादा है, एक प्रतिज्ञान है कि वो संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। ठीक है, शपथ हो गई, अब काम शुरू। लेकिन मैंने सुना है कि सदन चलने के लिए भी एक न्यूनतम संख्या जरूरी होती है। ऐसा तो नहीं कि बस 4-5 सांसद आकर कोई कानून पास कर दें। बिल्कुल सही। इसे कहते हैं गणपूर्ति यानी क्वोरम, और इसका जिक्र है अनुच्छेद 100 में। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा मौजूद होना चाहिए। जैसे लोकसभा में ये संख्या है 55। और अगर मान लीजिए 55 से कम सदस्य हैं तो अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वो सदन को स्थगित कर दें या मीटिंग को निलंबित कर दें। इसके बिना लिया गया कोई भी फैसला वैध नहीं माना जाएगा। ये गणपूर्ति का नियम सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या राजनीतिक दल इसे एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करते हैं? मतलब जानबूझकर सदन से बाहर रहकर कार्रवाई को रोकना? हाँ, ये क्लासिक संसदीय रणनीति है। विपक्ष अक्सर सरकार को शर्मिंदा करने या किसी विवादास्पद बिल को टालने के लिए सदन का बहिष्कार कर देता है, जिससे गणपूर्ति नहीं हो पाती और काम रुक जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा प्रक्रियात्मक नियम भी राजनीतिक जंग का मैदान बन सकता है। वैसे इसी अनुच्छेद में ये भी है कि सारे फैसले बहुमत से होंगे और अध्यक्ष सिर्फ टाई होने की स्थिति में ही अपना निर्णायक वोट यानी कास्टिंग वोट देंगे। तो एक सांसद की सीट पक्की हो गई, लेकिन क्या कोई सांसद अपनी सीट खो भी सकता है? इस्तीफा देना तो एक तरीका है, पर और क्या वजह हो सकती हैं? हाँ, कई वजह हैं और संविधान इस मामले में बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 101 में 4 मुख्य कारण दिए हैं। एक तो है दोहरी सदस्यता। मतलब एक साथ 2 जगह सदस्य नहीं रह सकते। सही। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का या संसद और किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। उसे एक सीट चुननी पड़ती है। और दूसरा कारण? दूसरा, अगर कोई सदस्य बिना बताए, मतलब सदन की अनुमति के बिना, लगातार 60 दिनों तक सदन की बैठकों से गायब रहे तो उसकी सीट जा सकती है। 60 दिन? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जनप्रतिनिधि अपना काम गंभीरता से करें। तीसरा कारण है त्यागपत्र और चौथा है अन्य निर्हरताएं, मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस, जिनका जिक्र अनुच्छेद 102 में है। अच्छा, तो ये निर्हरताएं क्या है? इसमें कई बातें हैं, जैसे अगर कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, या फिर अगर वो दिवालिया हो जाए या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले। ये लाभ का पद क्या होता है? इसे सरल भाषा में कैसे समझेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई सांसद ऐसी सरकारी नौकरी या पद पर नहीं हो सकता जहां उसे वेतन या अन्य सुविधाएं मिल रही हों। उद्देश्य है विधायिका और कार्यपालिका को अलग रखना। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ न हो, जिसे संविधान की भाषा में विकृत चित्त कहा गया है, और अदालत ने ऐसा सर्टिफाई कर दिया हो, तब भी सदस्यता जा सकती है। और हाँ,
दल बदल वाला कानून भी तो है। बिल्कुल, दल बदल विरोधी कानून के तहत भी किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। और इन सब मामलों में आखिरी फैसला कौन लेता है, स्पीकर या सदन? मजे की बात यह है कि इन अयोग्यताओं पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेते हैं, ना कि सदन खुद। ये अनुच्छेद 103 में बताया गया है। और एक जुर्माना भी है शायद। हाँ, अनुच्छेद 104 में अगर कोई अयोग्य व्यक्ति फिर भी सदन में बैठता है या वोट देता है तो उस पर हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो अब जब हमारे सांसद अपनी सीटों पर मजबूती से बैठ गए हैं तो उनके सबसे मुख्य काम पर आते हैं कानून बनाना। लेकिन कानून पर खुलकर बहस हो सके, इसके लिए उन्हें कुछ खास सुरक्षा भी तो दी गई होगी। बिल्कुल, और ये संसदीय लोकतंत्र की एक तरह से आत्मा है। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों की बात करता है। इसमें सबसे जरूरी क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वाक स्वातंत्र्य, यानी बोलने की आजादी। संसद के अंदर कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के लिए किसी भी सांसद पर किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब है कि वो सदन के अंदर कुछ भी कह सकते हैं बिना किसी डर के? लगभग कुछ भी, जब तक वे सदन के नियमों का पालन कर रहे हों। ये विशेषाधिकार इसीलिए है ताकि सांसद बिना किसी डर के, चाहे वो सरकार का डर हो या बाहरी दबाव का, जनता के मुद्दों को उठा सकें। तो इन अधिकारों के साथ एक कानून की यात्रा शुरू कैसे होती है? मान लीजिए सरकार एक नया कानून लाना चाहती है, पहला कदम क्या होगा? एक साधारण विधेयक की यात्रा के आप कह सकते हैं 7 मुख्य पड़ाव होते हैं। अनुच्छेद 107 में इसका जिक्र है। पहला है पुनःस्थापन, यानी विधेयक को किसी भी सदन में पेश करना। उसके बाद फिर होता है प्रथम वाचन, जिसमें सिर्फ विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य बताया जाता है, कोई खास बहस नहीं होती। असली काम इसके बाद शुरू होता है, जिसे द्वितीय वाचन कहते हैं। हाँ, असली मंथन होता है द्वितीय वाचन में। यहाँ विधेयक के हर क्लॉज पर, हर पहलू पर विस्तृत चर्चा होती है। जरूरत पड़ने पर इसे किसी संसदीय समिति के पास भी भेजा जाता है ताकि विशेषज्ञ इसकी और गहराई से जांच कर सकें। और ज्यादातर बदलाव भी इसी स्टेज पर होते होंगे। बिल्कुल, ज्यादातर संशोधन इसी चरण में होते हैं। इसके बाद आता है तृतीय वाचन, जिसमें पूरे विधेयक को एक साथ पारित या अस्वीकार करने के लिए मतदान होता है। एक सदन से पास होने के बाद यह दूसरे सदन में जाता है। हाँ, जहां फिर से यही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। अगर वहां से भी पास हो गया तो ये राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है, और आखिर में राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही कोई विधेयक, अधिनियम यानी कानून बनता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बनती है। क्या होगा अगर दोनों सदन सहमत न हो? मान लीजिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने उसे खारिज कर दिया। क्या बिल वही खत्म हो जाता है? यहीं पर संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी वॉल्व काम आता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान। जॉइंट सिटिंग, ये कब बुलाई जाती है? अगर एक सदन से पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे या संशोधनों पर 6 महीने से ज्यादा तक कोई सहमति न बने, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और वहां फैसला कैसे होता है? क्या लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है क्योंकि उसके सदस्य ज्यादा हैं? हाँ बिल्कुल, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और फैसला दोनों सदनों के कुल उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। क्योंकि लोकसभा में सदस्य संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी है, तो जाहिर है सरकार का पक्ष ही जीतेगा। आमतौर पर हाँ, लेकिन ये कोई रोज की बात नहीं है, ये एक असाधारण प्रावधान है। क्या ये हर तरह के बिल के लिए इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या कुछ वित्त विधेयकों के लिए है। धन विधेयकों और सबसे जरूरी संविधान संशोधन विधेयकों के लिए ये लागू नहीं होता। संविधान में संशोधन के लिए दोनों सदनों की अलग-अलग सहमति अनिवार्य है। एकदम सही। हमारे स्रोत बताते हैं कि अब तक ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है। बिल्कुल, और हर बार एक बड़े राजनीतिक टकराव का नतीजा था, चाहे वो 1960 का दहेज विरोधी कानून हो, 1977 का बैंकिंग सेवा आयोग से जुड़ा विधेयक या 2002 का आतंकवाद विरोधी कानून यानी पोटा। ये वो मुद्दे थे जिन पर देश और संसद बटे हुए थे। तो कानून बनाने की प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन सरकार को जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है पैसा। और देश के खजाने की चाबी भी संसद के ही पास होती है, खासकर लोकसभा के पास। ये कैसे काम करता है? यहां पर संविधान धन विधेयक यानी मनी बिल को एक विशेष दर्जा देता है। अनुच्छेद 110 इसे परिभाषित करता है। क्या होता है धन विधेयक? कोई भी विधेयक जो टैक्स लगाने या हटाने, सरकार द्वारा उधार लेने या भारत की संचित निधि से
पैसे के लेन देन से जुड़ा हो वो धन विधेयक कहलाता है। और इसे विशेष दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि पैसे से जुड़े मामलों में संविधान ने सीधे जनता द्वारा चुने गए सदन यानी लोकसभा को सर्वोच्च शक्ति दी है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। तो इसमें राज्यसभा की क्या भूमिका है? क्या वो इसे रोक सकती है? नहीं, राज्यसभा धन विधेयक को ना तो खारिज कर सकती है और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। उसे 14 दिनों के अंदर विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटाना होता है। और अगर न लौटाए तो? अगर 14 दिन में राज्यसभा बिल नहीं लौटाती तो उसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है और लोकसभा उनकी सिफारिशों को मानने या न मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। और अगर कोई विवाद हो कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, तो अंतिम फैसला किसका होगा? लोकसभा के अध्यक्ष का। उनका निर्णय अंतिम होता है और उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, बिल दोनों सदनों से पास हो गया, अब ये राष्ट्रपति के पास जाता है। उनके पास क्या विकल्प होते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो अपनी अनुमति दे दें और बिल कानून बन जाए। दूसरा, वो अनुमति रोक लें, जिसे निरपेक्ष वीटो कहते हैं, और बिल वहीं समाप्त हो जाता है। हाँ, और तीसरा, वो बिल को सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पर ये धन विधेयक के मामले में नहीं कर सकते। और अगर सदन उसे फिर से पास करके भेज दें तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है। इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प शक्ति है जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो ये क्या है? ये तब होता है जब राष्ट्रपति विधेयक पर न तो हाँ कहते हैं, न और ना ही उसे लौटाते हैं, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए एक तरह से अपनी जेब में रख लेते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में इसका इस्तेमाल किया था। वो विधेयक सरकार को नागरिकों की चिट्ठियों को बीच में रोकने का अधिकार दे रहा था, जिसका काफी विरोध हो रहा था। अब आते हैं देश के बही खाते पर, जिसे हम बजट कहते हैं। संविधान में इसके लिए बजट शब्द नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अनुच्छेद 112 में हर साल राष्ट्रपति सरकार की तरफ से आने वाले साल का लेखा जोखा संसद के सामने रखवाते हैं। और इस बजट को पास करने की प्रक्रिया क्या है? सरकार संचित निधि से 1 रुपया भी बिना संसद की मंजूरी के नहीं निकाल सकती। हाँ। पहले विभिन्न मंत्रालयों के खर्चों को अनुदान की मांगों के रूप में लोकसभा में रखा जाता है और उन पर मतदान होता है। राज्यसभा का इसमें क्या रोल है? राज्यसभा सिर्फ चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं। मैंने यहाँ एक शब्द पढ़ा है, गिलिटिन। ये तो बहुत नाटकीय साउंड करता है, इसका मतलब क्या है? आपका रिएक्शन बिल्कुल सही है। गिलिटन एक संसदीय प्रक्रिया है। अक्सर सभी मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा के लिए समय कम पड़ जाता है, तो बहस के लिए तय किए गए आखिरी दिन जितनी भी बची हुई मांगें होती हैं उन सभी को बिना किसी चर्चा के एक साथ वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। अच्छा, मतलब समय बचाने के लिए। हाँ, जब अनुदान की मांगें पास हो जाती हैं तब सरकार एक विनियोग विधेयक लाती है, जिसके पास होने के बाद ही उसे खर्च करने का कानूनी अधिकार मिलता है। तो संसद कानून बनाती है, पैसे को नियंत्रित करती है, लेकिन खुद संसद को कौन नियंत्रित करता है? इसके अपने नियम कायदे कैसे तय होते हैं? यहीं पर अनुच्छेद 118 आता है। ये संसद के दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की पूरी शक्ति देता है। मतलब संसद अपनी रूल बुक खुद बना सकती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सब इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सब इन्हीं नियमों के देन है। और सदन में भाषा का क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा, लेकिन अगर कोई सदस्य इन भाषाओं में खुद को व्यक्त नहीं कर सकता तो अध्यक्ष या सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, संसद और न्यायपालिका की भी शक्ति का संतुलन। ये दोनों एक दूसरे के काम में कितना दखल दे सकते हैं। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। अनुच्छेद 121 न्यायपालिका को बचाता है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के आचरण पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। कोई अपवाद नहीं, सिवाय एक के, जब उस जज को हटाने के प्रस्ताव पर ही चर्चा हो रही हो। इसका मकसद न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त और निष्पक्ष रखना है। और इसका दूसरा पहलू, क्या अदालतें संसद के काम में दखल दे सकती हैं? इसका जवाब है अनुच्छेद 122, जो संसद को अदालतों से बचाता है। ये कहता है कि संसद की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अगर सदन ने कोई नियम तोड़ा है तो ये उसका अंदरूनी मामला है? हाँ, एक तरह से अदालत इसमें दखल नहीं देगी। लेकिन हमारे स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी बताई गई है। इसकी भी कोई सीमा होगी?
बिल्कुल, और ये संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि हालांकि न्यायालय प्रक्रियात्मक गड़बड़ियों की जांच नहीं कर सकते, लेकिन वे संसदीय कार्यवाही की संवैधानिक वैधता की जांच जरूर कर सकते हैं। इसका कोई उदाहरण? केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संदेश साफ है, संसद अपनी प्रक्रियाओं में संप्रभु है, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? एक सांसद की शपथ से लेकर कानून बनाने की लंबी प्रक्रिया, देश के खजाने पर नियंत्रण और न्यायपालिका के साथ शक्तियों के नाजुक संतुलन तक, अनुच्छेद 99 से 122 लोकतंत्र को चलाने की पूरी ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह है। एकदम सही। ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि हमारा लोकतंत्र एक व्यवस्थित और जवाबदेह तरीके से काम करे। ये वित्तीय मामलों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता स्थापित करता है, कानून बनाने में दोनों सदनों के बीच संतुलन बनाता है, और ये तय करता है कि संसद देश के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सके। इन स्रोतों ने हमें नियमों की एक बेहद साफ तस्वीर दी है, पर ये मेरे मन में एक सवाल छोड़ जाता है। संसदीय प्रक्रिया का ये ढांचा तो संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता आखिरकार इसके सदस्यों के आचरण पर ही निर्भर करती है। आज के दौर में जब संसदीय बहसों का स्तर और सदन के चलने का समय दोनों चिंता का विषय है, तो इन अनुच्छेदों की भावना को कैसे जिंदा रखा जा सकता है, ताकि हमारी संसद सिर्फ नियमों का पालन करने वाली एक संस्था न रह जाए, बल्कि सही मायनों में राष्ट्र की सेवा करने वाला एक रचनात्मक मंच बनी रहे।